हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इस री एग्ज़ाम के लिए एक मैराथन क्लास मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए करंट अफेयर्स का। ठीक है ना। इस करंट अफेयर्स के मैराथन क्लास में फ्रेंड्स हम टोटल के टोटल लगभग 100 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं और पूरे डिटेल वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स ना। आप चाहे बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हो चाहे 4.0 की, आप दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। खासकर यह जो री एग्जाम होने वाला है ना 3.0, उसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कह रहा है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाने वाले या स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं गोपी चंद थोटाकुरा। कौन बना है? गोपी चंद थोटाकुरा बन गए हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन ने 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा है और इन 6 लोगों में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे। ठीक है ना। यह स्पेस जो है ना फ्रेंड्स, बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है ना फ्रेंड्स, बतौर टूरिस्ट बनने वाले पहले भारतीय बन गए। और इस मिशन का नाम भी आपको याद रखना है। इस मिशन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो NS-25। क्या था? NS-25। अच्छा, किस रॉकेट से भेजा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, न्यू शेपर्ड रॉकेट। क्या था? न्यू शेपर्ड रॉकेट से भेजा गया था। और ये किसकी कंपनी थी? तो अमेजन के संस्थापक थे जिनका नाम है जेफ वेजोस। क्या था? जेफ और वेजोस की जो कंपनी है जिसका नाम ब्लू ओरिजिन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनके माध्यम से भेजा गया था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। पहला क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं गोपीचंद थोटाकुरा। और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की जो कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, इन्होंने ही 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से स्पेस भेजा था। और इन 6 लोगों में से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे कौन? तो गोपीचंद थोटाकुरा, ये भी शामिल है। ठीक है ना। स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भी भारतीय बन गए हैं। तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। साथ ही साथ इस मिशन का क्या नाम रखा गया था? तो NS-25। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है जिसमें भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है। कितना फ्रेंड्स? तो 126वां, यानी 143 देशों की सूची में भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो रैंक है ना, ये भारत का 2023 में भी यही रैंक था। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को 2024 जारी किया गया अभी हाल ही में। और इसमें कुल 143 देशों में से भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, वर्ष 2023 में अभी मैंने बताया कि वर्ष 2023 में भी भारत की रैंक कितनी थी? तो 126 ही थी। इस इंडेक्स में लगातार 7वीं बार जो है ना फिर फिनलैंड, याद रखिएगा, लगातार 7वीं बार फिनलैंड पहले पायदान पे रहा है, यानी सबसे खुशहाल देश बना है। ठीक है। और एवं इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, सबसे आखिरी स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान। यानी कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है फ्रेंड्स 21 स्थान पे, तो 143 स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, टॉप 4 देशों की बात कर लें अगर, तो पहले स्थान पे आपका फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, जबकि चौथे नंबर पे स्वीडन है, और 126वें पे अपना प्यारा भारत देश है। और जबकि बात करें 143वें पे, यानी कि लास्ट पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 की बात करें तो भारत को 134वां रैंक प्रदान किया गया है। कितना रैंक है फ्रेंड्स? तो 134। ठीक है ना। याद रखिएगा, कुल 193 देशों की श्रेणी में भारत को 134वां रैंक प्रदान किया गया है। डिटेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में
193 देशों की सूची में भारत को 134वां स्थान प्रदान किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में अगर मैं बात करूं कि जो एचडीआई जारी किया गया था उसमें भारत को 135वां रैंक प्रदान किया गया था ना, जबकि 2023-24 में जो जारी किया गया उसमें भारत को 134वां रैंक प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस पोत को एंटी पाइरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत का जो एंटी पाइरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया है वो दिया गया है INS शारदा को दिया गया। किसको दिया गया? INS शारदा को, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी रैंक से संबंधित प्रश्न हैं, यानी एक टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उनको एक साइड में रखा हुआ हूं ताकि आप कंपैरिजन करके उनको याद कर सकें, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है और उसमें भारत की रैंक कितनी प्रदान किया गया है? तो 42वां यानी 42 रैंक दिया गया है भारत को, जिसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो कुल 55 देश। 55 देशों में भारत को 42वां रैंक प्रदान किया गया है। वहीं डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों में भारत को 42वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि 2023 में भी भारत किस स्थान पे था? तो 42वें स्थान पे था, ठीक है ना। अच्छा, इस बार की जो ये रिपोर्ट जारी किया गया फ्रेंड्स, ये कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया 11वां संस्करण, ठीक है ना। 11वां संस्करण जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। यह जो इंडेक्स है फ्रेंड्स, इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम, जबकि तीसरे स्थान पे अपना फ्रांस आ जाता है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। भारत की रैंक आपको बेहतर याद रखनी है, 42 2023 में भी थी और 2024 में भी 42 है, कुल 55 देशों की श्रेणी में, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस बार भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां रैंक प्रदान किया गया है। अच्छा, वर्ष 2023 की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्ष 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो 161वां रैंक प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इस बार कौन सा दिया गया है? तो 159वां दिया गया है। टॉप में कौन है? तो टॉप पे नॉर्वे है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे है। वही अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 10वीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर रसिया है, ये भी आपको याद रखना है। वही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग 126 है, पहले स्थान पे फिनलैंड है, ये तो जो है दोहरा गया है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र, जहां पर बायोगैस से चलने वाला पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 हुआ है, इसमें प्रथम स्थान पर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2023 की, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था और इसका आयोजन 10 से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया था, जिन्होंने कुल 76 मेडल जीते थे, जिसमें से 26 गोल्ड था, 25 सिल्वर था और जो है फ्रेंड्स 25 ब्रांज मेडल था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, जिन्होंने कुल 27 मेडल जीते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र जो है ना, ये
पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। डिटेल की बात करें तो यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसका जो आयोजन किया गया था इस बार तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था ना। वो 4 शहर कौन कौन है? तो चेन्नई है, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और शुभंकर, देखिए मैस्कॉट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका मैस्कॉट रहा है बीरामंगाई वेलु नाचियार। क्या रहा है? बीरामंगाई वेलु नाचियार इसका शुभंकर रहा है। जबकि इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया है, इस बार का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, टॉप राज्य की बात करें तो पहले स्थान पे आपको मैंने बताया महाराष्ट्र है, जिन्होंने कुल 158 पदक जीता था, जिसमें से 57 गोल्ड मेडल है, 48 सिल्वर मेडल है और 53 ब्रांज मेडल है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसकी मेजबानी किया है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। और इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। देखिए संस्करण भी आपको याद रखना है ना। और 16वें की बात करें तो 16वें संस्करण का आयोजन 2024 में कौन करेगा? तो रसिया करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स कि 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला किया गया था, लेकिन जो अर्जेंटीना है, याद रखिएगा, जो अर्जेंटीना है ना फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स में जाने से मना कर दिया। तो अब कितने देश शामिल होंगे? तो 5 देश शामिल होंगे। एक तो सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। ये 5 जो है ना, ये अब शामिल हो गए हैं ब्रिक्स में, जबकि अर्जेंटीना जो है ना, ये मना कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से। तो वर्तमान में ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल देशों की संख्या 10 हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, पहले से कौन कौन देश है? तो देखिए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश पहले से शामिल थे और 6 नए शामिल होने थे, लेकिन अर्जेंटीना के मना करने से 5 नए शामिल हुए। तो अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10 हो गई है। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो इसको आप जरूर कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 19वें एशियाई गेम 2023 की पदक तालिका में भारत जो है ना, वो 4थे स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था, पैरा एशियाई खेल हुआ था, उसमें भारत 5वें स्थान पर था, जबकि 19वां जो एशियाई गेम हुआ है उसमें भारत 4थे स्थान पर है। अच्छा, बात आई है 19वें एशियाई खेल की, तो याद रखिएगा 2022 वाला आयोजित किया गया था 2023 के अंदर में, और इसका आयोजन किया गया था हांगझोउ शहर, चीन के अंदर किया गया था। और इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। याद रखिएगा 2019 में 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य, मोटो आपको बहुत याद रखना है। मोटो था ईवर ऑनवर्ड। क्या था? ईवर ऑनवर्ड, यानी सदैव आगे, इसका मोटो था। पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे पदक तालिका में चाइना था, दूसरे स्थान पे जापान, जबकि तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया और चौथे स्थान पे अपना भारत था, ठीक है ना। अच्छा, पहले स्थान पे चाइना जो था फ्रेंड्स, इन्होंने 383 मेडल जीता था, जिसमें से 201 गोल्ड मेडल था, 111 सिल्वर मेडल था और 71 ब्रांज मेडल था। जबकि अपना भारत जो है 4थे स्थान पे था, जिन्होंने अपने अब तक का एशियाई गेम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 107 मेडल जीता था, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल था, 38 सिल्वर मेडल था और 41 ब्रांज मेडल था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई चौथे पैरा एशियाई खेल जो 2022 वाला था, 2023 में आयोजित किया गया था, में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो याद रखिए, चाइना ने ही सर्वाधिक पदक जीता है। चाहे वो एशियाई गेम हो, चाहे एशियाई पैरा गेम हो, दोनों ही हांगझोउ चाइना के अंदर हुए थे और उसमें चाइना ही पहले स्थान पर आता, ठीक है ना। अच्छा, ये 2022 में चीन में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ आयोजित नहीं हुआ। अब 2023 में चाइना के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, जो एशियन पैरा गेम्स होता है फ्रेंड्स, इसमें किस प्रकार के एथलीट हिस्सा लेते हैं? तो जो दिव्यांग एथलीट हैं वो पैरा गेम में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया? तो हांगझोउ चाइना के अंदर किया गया था। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया था। और जो इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया था पैरा गेम्स का, याद रखिएगा, जो एशियाई गेम था, एशियाई गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो एशियाई गेम का जो संस्करण आयोजित किया गया था 19वां किया गया था 2019 में, 19वां किया गया था। जबकि इस बार किया गया था फ्रेंड्स, कहीं हमने 2019 बता दिया क्या? ठीक है, 19वां 2023 में, सॉरी 2023 होगा, यहाँ पे गलत मैंने बता दिया, 2023 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, याद रखिएगा ये चौथा हुआ था ना, चौथा हुआ था पैरा गेम्स का। आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, मोटो याद रखना है। तो दिल मिलते हैं, सपने चमकते हैं, यानी हार्ट मीट ड्रीम साइन, ये इसका आदर्श वाक्य, यानी इस मोटो के साथ चौथा पैरा एशियाई खेल शुरू किया गया था हांगझोउ चाइना के अंदर। आगे बढ़ते हैं,
अब बात कर लेते हैं मेडल टैली की। तो पहले स्थान पे फ्रेंड्स चाइना था, जिन्होंने कुल 214 गोल्ड जीता था, 167 सिल्वर और 140 ब्रांड, यानी कुल 521 पदकों के साथ पहले स्थान पे था। जबकि अपना भारत पैरा गेम्स में 5वें स्थान पे था, जिन्होंने 29 गोल्ड जीता था, 31 सिल्वर जीता था, 51 ब्रांज, कुल 111 पदकों के साथ जो अपना भारत था वो पैरा गेम्स में 5वें स्थान पे था। ये भी आपको याद रखना है। जबकि एशियाई गेम में बात करें तो 107 पदकों के साथ वह चौथे स्थान पे था भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली है क्रिस्टीना पिजकोवा। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं कि 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता कौन रही हैं, तो 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता थी कैरोलिना बिलावास्का। कौन थी? कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की रहने वाली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या भारत में कोई मिस वर्ल्ड बना है? हाँ बिल्कुल, 6 लोग भारत के मिस वर्ल्ड बने हैं। सबसे पहली मिस वर्ल्ड की बात करें भारत में तो याद रखिएगा वो कौन थी? तो फ्रेंड्स 1966 में बनी थी रीता फारिया। कौन बनी थी? रीता फारिया। भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी? तो रीता फारिया थी, जिन्होंने 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड। जबकि भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कब बनी थी? तो याद रखिएगा ये बनी थी 1994 के दौरान। और कौन बना था? ऐश्वर्या राय बनी थी। वहीं भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड कब बनी थी? तो 1997 में डायना हेडन बनी थी। चौथी मिस वर्ल्ड भारत की कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड की बात करें तो चौथी बनी थी 1999 में युक्ता मुखी। पांचवीं सन 2000 में बनी थी प्रियंका चोपड़ा। जबकि पूरे 17 साल बाद 2017 में छठवीं मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर, जो कि भारत की छठी मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मिस यूनिवर्स क्या बनी थी कोई भारत की। बिल्कुल, मिस यूनिवर्स भी भारत की 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, भारत की पहली मिस यूनिवर्स। सन 2000 में लारा दत्ता बनी थी, भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स। जबकि वर्ष 2021 में हरनाज कौर संधू, ये भारत की बेटी बनी थी, तीसरी मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, मैंने आपसे बताया था अगर किसी भी प्रश्न के साथ पहला, पहली, पहले वर्ड लग जाता है तो वह आपके एग्जाम के लिए काफी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, ये इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ना, एक बार फिर से पहले स्थान पर चला गया है, फर्स्ट स्थान पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सबको पता है, बड़ा चर्चे में रहे हैं, मोहम्मद मोइजू। कौन बने हैं? मोहम्मद मोइजू जो है फ्रेंड्स, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, वानखड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, वानखड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीदरलैंड्स के सर्वोच्चतम सम्मान जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स डॉक्टर जोइता गुप्ता को। किसको दिया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता। याद रखिएगा, नीदरलैंड का यह जो स्पिनोजा पुरस्कार है ना, तो ये नीदरलैंड का एक वैज्ञानिक पुरस्कार है ना, एक सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है जो डॉक्टर जोइता गुप्ता को दिया गया है। ये भारतीय मूल की डॉक्टर जोइता गुप्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप कौन बनी है। तो वो बनी है रितिका हुड्डा। याद रखिएगा, ये हरियाणा की रहने वाली है रितिका हुड्डा, जो कि भी हाल ही में हुई थी अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना यानी इंडियन नेवी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो वो बन गई है प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक जो है ना, ये पहली महिला बन गई है जो कि सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं रैयाना बरनावी। कौन बनी है? रैयाना बरनावी बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो दो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है शाहरुख खान ने। किसने जीता है? शाहरुख खान ने जीता फ्रेंड्स, अपनी मूवी जवान के लिए। याद रखिएगा, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इनकी मूवी जवान के लिए।
अब फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं कि किनको किनको कौन सा पुरस्कार मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो शाहरुख खान को दिया गया है इनकी मूवी जवान के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है, याद रखिएगा, रानी मुखर्जी को। किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को, इनकी मूवी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, ठीक है ना। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को, एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है जवान मूवी को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स 12th फेल ना, इसको आप जरूर देखिएगा, स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी मोटिवेट करने वाली ये मूवी है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये फिल्म का दिया गया था ओपेनहाइमर को। किसको दिया गया था? ओपेनहाइमर को दिया गया था। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सलार पार्ट 1 सीज फायर को दिया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स। तो अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने मिला है? तो एम्मा स्टोन, याद रखिएगा, एम्मा स्टोन को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। बात आई है 77वें बाफ्टा अवार्ड की, तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, ब्रिटेन के लंदन में किया गया था। और इस बार का 77वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था सिलियन मर्फी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था एम्मा स्टोन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था क्रिस्टोफर नोलन को, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था ओपेनहाइमर मूवी को। तो ये भी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है रणवीर कपूर ने, इनकी मूवी एनिमल के लिए। मूवी एनिमल के लिए रणवीर कपूर ने 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। बात आई है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की, तो इसमें डिटेल की बात करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभी मैंने बताया रणवीर कपूर को, उनकी मूवी एनिमल के लिए दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। किसने जीता है? आलिया भट्ट ने, अपनी मूवी राकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा ने जीता है। किस मूवी के लिए? तो 12th फेल मूवी के लिए इनको विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 6वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने। बात आई है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 के दौरान, यानी 1958 में स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। जबकि वर्तमान में अध्यक्ष DRDO के हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो याद रखिएगा वो बन गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा IMF की नई प्रबंध निदेशक बन गई हैं। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है यानिक सिनर ने। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 संपन्न हुआ है। आपको पता है कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन और एक अमेरिकन ओपन, ये 4 खेले जाते हैं। US ओपन, ये जो 4 खेले जाते हैं ना, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो हुआ था, इसमें यानिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बात करें तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। वहीं पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? तो मैथ्यू, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और रोहन बोपन्ना भारत के। तो ये आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुष डबल्स का खिताब मैथ्यू, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, रोहन बोपन्ना भारत के, इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। वहीं महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो सिह सू वेई ताइवान की और एलिस मर्टेस बेल्जियम की, इन लोगों ने महिला डबल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 33वें नाटो शिखर सम्मेलन
कि 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये विनियस के लिथुआनिया में किया गया है, जो कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बात आई है 2022 का कहाँ किया गया था, तो स्पेन में किया गया था। 2024 का कहाँ होगा, तो ये अमेरिका के अंदर होगा, 9 से 11 जुलाई 2024 के दौरान अभी होने वाला है। बात आई है नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को स्थापना होती है। वर्तमान में कुल इसके 32 सदस्य देश हो गए फ्रेंड्स ना। 31वां सदस्य देश कौन बना था, फिनलैंड, जबकि आपको कमेंट करके बताना है कि 32वां सदस्य देश कौन बना है, ठीक है ना। अच्छा, बात आई है फ्रेंड्स मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है नाटो का, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदस्य देश हो गए हैं, तो 32वां सदस्य देश को आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया, तो लोकसभा के अंदर में फ्रेंड्स याद रखिएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। और इसको पेश किसने किया था, तो उस समय के तत्कालीन कानून एवं विधि मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल। कौन थे, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। और याद रखिएगा ये नए संसद भवन में पेश होने वाला और पारित होने वाला पहला बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत लोकसभा में 1/3 यानी लगभग 33.33% महिलाओं को सीटें रिजर्व की जाएंगी लोकसभा के अंदर, तो ये भी चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये सबको पता है कि बिहार जो है अभी हाल ही में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की AI टीचर का नाम क्या है, तो भारत की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनी है उसका नाम है आइरिस। क्या नाम रखा गया है, आइरिस रखा गया है। डिटेल में बात करते हैं, केरल के तिरुअनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली AI टीचर को लॉन्च किया गया है। और इस AI टीचर को ना फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। फैक्ट की बात करें तो भारत की पहली AI न्यूज एंकर, भारत की पहली AI न्यूज एंकर कौन है, तो उसका नाम था लीसा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही है, जिसके कप्तान थे ह्यूज वीबजेन। कौन थे, ह्यूज वीबजेन कप्तान थे। जबकि उप विजेता भारत रही है, जिसके कप्तान थे उदय सहारन, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है अजय माणिक राव खानविलकर को। किसको नियुक्त किया गया है, अजय माणिक राव खानविलकर को। जबकि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, जिनका कार्यकाल 2019 से 2022 तक रहा है। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स रघुवर दास, ओडिशा के नए राज्यपाल बन गए हैं रघुवर दास, ये भी आपको याद रखना है। वहीं त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि देश की आतंकवाद विरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स नलिन प्रभात जी को। याद रखिएगा नलिन प्रभात जी को NSG का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात आई है NSG की, NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका प्रमुख कौन बन गए हैं, तो नलिन प्रभात नए प्रमुख बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जिसने जीता है, तो लूका ब्रिसेल। याद रखिएगा बेल्जियम के रहने वाले हैं लूका ब्रिसेल, जिन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। कौन बना है, दलजीत सिंह चौधरी, जिन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। यानी इसके पहले SSB की महानिदेशक कौन थी, तो रश्मि शुक्ला थी, अब कौन बन गया है, तो दलजीत सिंह चौधरी बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बात आई SSB की, तो SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। जबकि इसका मोटो याद रखना है, देखिए TRE की एग्जाम में मोटो से भी प्रश्न बना था, TRE 1 TRE 2 में, ठीक है ना। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, यानी सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका जो है आदर्श वाक्य है यानी मोटो है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है, याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी को रक्षा मंत्रालय ने अपना थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहौटी को, याद रखिएगा अनिल कुमार लाहौटी को जो है ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले अनिल कुमार लाहौटी जो थे ना फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन इनका स्थान कौन बन गया? तो जया वर्मा सिन्हा। कौन ले लिया? जया वर्मा सिन्हा। अब ये कौन क्या बन गए हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं ट्राई के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इस बार का लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया है? रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन जो 2023 का आयोजन किया गया था, ये नई दिल्ली के भारत मंडपम बिल्डिंग में किया गया था। कब कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। वहीं जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है ना, इसका कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? तो भारत में 18वां संस्करण, याद रखिएगा भारत में 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। और आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत की तरफ से G20 का शेरपा किसे बनाया गया था? तो अमिताभ कांत को बनाया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो ये होगा 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा ब्राजील के अंदर। कहां होगा? ब्राजील के अंदर। जबकि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो इंडोनेशिया के अंदर किया गया था 17वां संस्करण। G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो अफ्रीकी संघ। याद रखिएगा जब 18वें संस्करण की मेजबानी कर रहा था भारत ने G20 का, इसी दौरान वैसे तो भारत में कुल 19 देश थे और एक यूनियन था, ठीक है ना, एक यूनियन था यूरोपीय यूनियन। क्या था? यूरोपीय यूनियन था। तो कुल मिला के 20 सदस्य थे, लेकिन याद रखिएगा 19 देश प्लस 2 यूनियन अब इसमें जुड़ गए हैं भारत की अध्यक्षता में। एक तो यूरोपीय यूनियन है और दूसरा बन गया है अफ्रीकन यूनियन। क्या बन गया है? अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन जो है ना फ्रेंड्स, ये 55 देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो है ना ये G20 में कुल कितने देश हो गए हैं? तो 21 देश हो गए हैं, जिसमें से 19 देश और 2 यूनियन हो गया है। डिटेल की बात करें आगे तो बात आई है अफ्रीकन यूनियन की, तो जिसमें 55 देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2002 में। मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे G20 का पूछ लिया जाए कि G20 का थीम क्या रहा है, तो याद रखिएगा सबको पता है कि एक वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या था? याद रखिएगा वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे आपको कमेंट करके बताना है। वसुधैव कुटुंबकम अंग्रेजी में क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है ना। और संस्कृत में बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब बात आई है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों सागर, दमोह और नरसिंहपुर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो 53वां टाइगर रिजर्व की बात करूं तो वो था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। कौन बना है? चंपई सोरेन। और हाल ही में बने मुख्यमंत्रियों की भी चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णु देसाई, जो कि बीजेपी के थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव, ये भी बीजेपी के थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल शर्मा, ये भी बीजेपी के थे। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए लाल दुहोमा, ये जेडपीएम पार्टी के थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं DY चंद्रचूड़। कौन बना है? DY चंद्रचूड़। और किस नंबर के बने हैं? तो 50वें क्रम के बने हैं। अब आप देखिए, याद रखिएगा कुछ हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिक्की महिला संगठन यानी FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो जयश्री वर्मा ने। किसने संभाला है? जयश्री वर्मा ने FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है।
अगला प्रश्न है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? तो हीरा लाल सामरिया। याद रखिएगा, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हीरा लाल सामरिया, जो कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। गोवा के कर्नेल काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी के किसके द्वारा लाया गया था, जो अब बड़ा उद्योग बन गया है? तो ये लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा लिया गया था? 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, जो वर्तमान में अब एक बड़ा उद्योग बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तीर्थ स्थल जिसे कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई गई है, वो है वृंदावन मथुरा। कौन है? वृंदावन और मथुरा ऐसा तीर्थ स्थल है जिसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक वृंदावन और मथुरा तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो यह फ्रेंड्स होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। याद रखिएगा, गंगा सागर जो मेला है ना, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है ना, जबकि पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये बन गए हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए मुकेश अंबानी। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, जबकि दूसरे स्थान पर हैं अडानी समूह के गौतम अडानी। तो ये भी आपको याद रखना है भारत के अंदर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको पता था कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीप में एक नया महाद्वीप जुड़ गया है, यानी 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम रखा गया है जीलैंडिया। क्या रखा गया है? जीलैंडिया, जो कि महज जो है फ्रेंड्स ये 6% ही अभी तक दिखाई दिया है, यानी 94% हिस्सा अभी इसका पानी में ही है। याद रखिएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें नए महाद्वीप की मैप जारी किया है, और जिसका नाम क्या रखा है? जीलैंडिया। इसका 94% भाग पानी के नीचे अभी स्थित है। अगला प्रश्न है कि 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। बात आई है हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की, तो इस बार 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। आयोजन हुआ था ढाका बांग्लादेश के अंदर 12 से 23 मई में के दौरान, ठीक है ना। अच्छा, अध्यक्षता किसने किया था? तो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, ठीक है ना। अच्छा, किस थीम के साथ इसकी शुरुआत किया गया था? तो शांति, समृद्धि और भविष्य के लिए साझेदारी, इस मोटो के साथ 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। वहीं 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट आपके सामने लाकर उपस्थित रहेंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 40वें स्थान पर रहा है। बात आई है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की, तो याद रखिएगा इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 132 सदस्य देश शामिल हैं। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, जबकि तीसरे पे यूएसए है। भारत की रैंक क्या है? तो 40वीं है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये अमोल मजूमदार को। याद रखिएगा, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनको बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आर हरि कुमार का स्थान ले लिया है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज पांडे बने हैं। मनोज पांडे 29वें क्रम के हैं, और वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 वाला हुआ था ना, इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किस क्रम का आयोजित किया गया था? तो 20वें क्रम का था, 2024 में आयोजित किया गया था। इसमें कुल भारत ने 9 पदक जीता था, जिसमें से 4 सिल्वर था और 5 ब्रांज मेडल था, ठीक है ना। आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये किर्गिस्तान के बिश्केक में 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, ये प्रभा वर्मा जी को दिया गया है 33वां सरस्वती सम्मान। डिटेल की बात करते हैं तो प्रसिद्ध मलयालम कवि और लेखिका प्रभा वर्मा को
2023 के प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इनके उपन्यास किस उपन्यास के लिए दिया गया जाएगा? तो रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया था? तो शिवशंकरी को। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 की बात करें तो ये दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो आप सबको पता है कि ग्वालियर जो है फ्रेंड्स, इसे संगीत तानसेन की नगरी ग्वालियर को, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? तो केरल का कोझिकोड, याद रखिएगा, केरल का जो कोझिकोड जिला है ना, इसको यूनेस्को ने भारत का साहित्य का शहर घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि देश के सभी नागरिकों को संविधान, कानूनी अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी हाल ही में हमारा संविधान और हमारा सम्मान नामक अभियान की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरविंद पनघड़िया को। किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनघड़िया को। वहीं बात करें कि 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ऋत्विक रंजनम पांडे को। सचिव पूछेगा तो ऋत्विक रंजनम पांडे, अध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनघड़िया। जबकि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो NK सिंह को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ये भी आपको याद रखना है, जो कि 100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आप सबको पता है कि भारत को 7वां रैंक प्रदान किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के दौरान, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें टॉप 3 देशों में, यानी 1 से 3 पर किसी देश को नहीं रखा गया है। जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया, 6ठे पे फिलीपींस और 7वें स्थान पर भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। जबकि भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये सबको पता है कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ है। इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन का नाम था आदित्य L1। आप सबको पता है कि आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। ये मान लीजिए सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनके बीच सूर्य और पृथ्वी के 5 ऐसे पॉइंट हैं बीच में, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बराबर है। इन्हीं को लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम रखा गया L1, L2, L3, L4, L5। तो जो आदित्य L1 है इसको कहाँ, किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है L1 पर। कहाँ किया गया है? L1 पर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, ये कहाँ स्थित है? तो सबको पता है ये दिल्ली में है मुगल गार्डन, जिसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। डिटेल की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत में कुछ प्रथम की बात करें तो भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हिताची ATM ने लॉन्च किया, हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया, जो कि जापान की कंपनी है। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु के अंदर किया गया है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। वहीं 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ये था भारत में कुछ नया जो हाल ही में लॉन्च किया गया था पहला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। बात करें, कौशिक राजशेखर भारत मूल के प्रोफेसर हैं जिनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है पाउलूरी सुब्बाराव को। पाउलूरी सुब्बाराव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है रिकेन यामामोटो को। किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो को वर्ष 2024 वाला प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल टैलाग्रांट को। किसको दिया गया है? मिशेल टैलाग्रांट को दिया गया है। तो याद रखिएगा जो एबल पुरस्कार है ना, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि गणित का सर्वोच्च सम्मान है। जो दिए किसको दिया गया है 2024 वाला? तो मिशेल टैलाग्रांट को दिया गया है। अगला प्रश्न है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं नरेंद्र मोदी। कौन बना है? नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल ही में बात आई है भूटान की, तो भूटान का राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा भूटानी नगुल्ट्रम है और भारतीय रुपया, दोनों यहाँ मुद्रा चलती है। राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यहाँ के राजा हैं भूटान के। यहाँ की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। क्या है? जोंगखा के यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार जो नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं, इनमें से एक प्रश्न हमें दिखाई देता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असम वैभव पुरस्कार 2024 किसके लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा असम वैभव का जो पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, इस बार दिया जाएगा रंजन गोगोई को, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनको असम वैभव 2024 से सम्मानित किया जाएगा। क्यों दिया गया फ्रेंड्स इनको? तो कानून और न्याय में योगदान देने के लिए इनको असम वैभव पुरस्कार दिया जाएगा। और असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर तपन सैकिया को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 लोगों को वर्ष 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से प्रदान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया है, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है भारत रत्न। ठीक है ना। अच्छा, वहीं कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जिनको मरणोपरांत दिया गया है आपका भारत रत्न। वहीं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी को, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, ये जीवित हैं, एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न 2024 में दिया गया था। बकिया 4 लोग जो हैं इनको मरणोपरांत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा कुल 134 लोगों को 132 पद्म पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। अब कहेंगे सर कि 134 लोगों को 132 पद्म पुरस्कार कैसे दिया गया था? तो याद रखिएगा जो ना फ्रेंड्स दो लोगों को, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक एक पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है ना। याद रखिएगा 2024 में 132 पुरस्कार 134 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। 2 पद्मश्री पुरस्कार यानी कि डीओ कैटेगरी में दिया गया है ना। पद्म विभूषण की बात करें तो 2 पद्म विभूषण इसमें 5 थे, 17 पद्म भूषण थे और पद्मश्री 110 थे। अच्छा, पद्म भूषण जो है ना फ्रेंड्स, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जबकि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि पद्म विभूषण 5 लोगों को किनको दिया गया है। तो बैजंती माला बाली को दिया गया है, एक अभिनेत्री हैं, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। के चिरंजीवी अभिनेता हैं, कला के क्षेत्र में, इनको आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बिंदेश्वर पाठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार से संबंधित है, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ठीक है ना। वहीं पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भारतनाट्यम की डांसर हैं, इनको दिया गया है, इनका संबंध तमिलनाडु से है, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। तो ये 5 लोग थे फ्रेंड्स जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य को, प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है। वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। याद रखिएगा किसके लिए दिया गया था? तो पागल खाना के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सबको पता है क्रिस्टिना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य के हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
अगला प्रश्न है कि 33वां ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। याद रखिएगा, पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनकी संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। 32वां ब्यास सम्मान की बात करें जो 2022 में दिया गया था, वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। सॉरी, दामोदर मौजो को पागल खाना के लिए नहीं दिया गया है, सॉरी, ठीक है ना। दामोदर मौजो को आप कमेंट करके बताइएगा किसके लिए दिया गया, इस समय दिमाग से हमारे उतर गया है। तो दामोदर मौजो को किस लिए दिया गया था, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था 2022 वाला। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो एक किलियन मर्फी को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2024 में, ठीक है ना। बात आई है ऑस्कर अवार्ड की, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। इस बार का 96वां संस्करण आयोजित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया था, इनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया था पुअर थिंग्स के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया था ओपेनहाइमर मूवी के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था द बॉय एंड द हेरोन को। किसको दिया गया था, द बॉय एंड द हेरोन को, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव को। किसको दिया गया है, संजीव को दिया गया है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार संजीव को ये अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। संजीव जो है ना फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल की बात कर लेते हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की मैं विजेताओं की बात करूं तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था संजीव को, इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी का दिया गया था नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन द राग जानकी उपन्यास के लिए। उर्दू का दिया गया था सादिका नवाब शहेर को, इनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। वहीं संस्कृत का दिया गया था अरुण रंजन मिश्र को, इनके उपन्यास शून्य मेघगड़म काव्य के लिए। जबकि मैथिली का दिया गया था वासुकीनाथ झा को, ये बोध संकेतन निबंध के लिए दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, पूरे नहीं याद रखने फ्रेंड्स, ये केवल 5 आप याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और याद रखना है कुल कितने, वैसे तो हमारे भाषाओं की बात करें तो संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एक तो राजस्थानी में, इसके अलावा अंग्रेजी में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स लंदन शहर है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है लंदन शहर। अगला प्रश्न है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है बन गया है, तो वो बन गया है अमेरिका। अच्छा, वहीं सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश भी कौन बना है, तो वो भी अमेरिका बना है। वहीं सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन बन गया है, तो अपना भारत बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, जिसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो 5 नए वेटलैंड को शामिल किया गया है भारत के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अभी नया न्यूज मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी फ्रेंड्स 2-3 दिन की बात है, दो नए पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर का स्थल का दर्जा दिया गया है। ये दोनों बिहार से हैं, एक तो है नागी, याद रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य, और एक है कपटी, याद रखिएगा, नागी और कपटी पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो अब 80 न होकर के कितनी हो गई है, 82 हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, 5 नए कौन कौन बने हैं, तो याद रखिएगा, अंकर समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, अघासिनी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक का, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, यानी ये 3 जो है कर्नाटक के बने हैं। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लांगउड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु, ये 2 कहाँ के बने हैं, तो ये तमिलनाडु के। जबकि अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं बिहार के, जिसका नाम है नागी और कपटी पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई, तो 82 हो गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो भारत बना है, सबको पता है। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किसने पाया है, तो जर्मनी ने। जापान में को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है, जर्मनी। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी पहुंच गया है, चौथे पे जापान, जबकि 5वां भारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, 5वां स्थान पर।
अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 7वीं रही है। मैंने इसको बताया है, पीछे भी रिपीट हो गया है प्रश्न। वुमेन प्रीमियम लीग WPL का खिताब 2024 वाला किसने जीता है? तो जीत लिया रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता, यानी RCB ने जीता, जिसकी कप्तान रही है स्मृति मंधाना। कौन रही है? स्मृति मंधाना कप्तान रही है। वहीं WPL की बात करें फ्रेंड, WPL जो पहला संस्करण हुआ था, ये तो दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण किसने जीता था? तो पहला संस्करण जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने पहला संस्करण जीता था, जिसकी कप्तान थी, याद रखिएगा कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। अगला प्रश्न है WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया थी, जिसका कप्तान ह्यूज विबजेन थे। उपविजेता भारत रहा है, जिसके कप्तान उदय सहारन थे। अच्छा, अगला प्रश्न है क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो जीत लिया विदर्भ की टीम ने। किसने जीता है? विदर्भ की टीम ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो सर्विसेज की टीम रही है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम रही है, सर्विसेज की टीम रही है। संतोष ट्रॉफी 2024 के फाइनल में सर्विसेज ने गोवा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है कि महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो शबनीम इस्माइल, ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। ये WPL के दौरान, याद रखिएगा, WPL के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है? तो ये बन गया टीम सऊदी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। बात आई है फ्रेंच ओपन 2024 की, तो पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो CUQ चीन की हैं जीती हैं, और महिला एकल का खिताब एन सेयंग दक्षिण कोरिया की इन्होंने जीता है। जबकि डबल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। अगला प्रश्न है निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है ISSF विश्व कप 2024 के दौरान। याद रखिएगा, यह एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता है जिसका आयोजन काहिरा मिस्र में किया गया था, और भारत इसमें कुल 6 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं भारतीय स्वर्ण पदक विजेता 2 गोल्ड मेडल जीता है, जिनमें से पहला जीता है दिव्यांग सिंह पवार ने, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं रिद्म सांगवान और उज्ज्वल मलिक ने 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है ना, 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में मिश्रित टीम में स्पर्धा गोल्ड मेडल जीता है, यानी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है, जो कि भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो ये भारतीय पैरा ओलंपिक भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो जय शाह, ये अमित शाह के बेटे हैं, जो वर्तमान में BCCI के सचिव भी हैं। इनको तीसरी बार ACC का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, बात आई है ACC की, तो ACC का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका के अंदर स्थित है। आदर्श वाक्य था क्रिकेट फॉर गुड। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान के राजनीति के इतिहास में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है, जिनका नाम है मरियम नवाज। वहीं अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन, याद रखिएगा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? तो ये है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टॉप 100 प्रश्नों की जो डिटेल आपको करंट अफेयर्स था, जो BPSC TRE 3.0 के री एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगेगा, सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।